हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही तुम्हारी तैयारी नीट की और जेई की। जेई में कुछ लोग जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की करते हैं और कुछ लोग केवल जेई मेन की तैयारी करते हैं। तो आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और जितना मुझसे हेल्प होगा उतना मैं करता रहूँगा। तो आज उसी सीरीज में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का सीवी का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ये ऑप्टिक्स का वर्कड आउट एग्जाम्पल का 10th प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जेई एडवांस में पूछी भी जा चुकी है। ओके, तो सीखते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन plane interface AB between two media of refractive index mu1 and mu2 and mu2 is greater than mu1। उसने बोला एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक समझते हो, जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ प्रेजेंट है। ओके, जैसे हम लोग व्हाइट लाइट देखते हैं तो वहां मोनोक्रोमैटिक नहीं होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है। अब उसने मोनोक्रोमैटिक क्यों ही बोला होगा, तो मोनोक्रोमैटिक उसने इसलिए बोला होगा क्योंकि सारी वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग होते हैं। ठीक, तो बताना चाह रहा है कि जो भी लाइट वो यूज कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारी रेज का सेम है। मतलब पूरी बीम में जितनी भी रेज हैं उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अब बोलते हैं कि एक इंटरफेस है ए बी, वैसे फिगर बनाया उसने लेकिन फिगर में आगे की बातें बता दी उसने। ओके, तो पहले तो मैं एक इंटरफेस बना लेता हूं। ये इंटरफेस है और कहता है ये इंटरफेस है ए बी, mu1 ग्रेटर देन mu2 और नीचे उसने mu2 दिया है, ऊपर mu1। तो दिस मीडियम इज mu1 एंड दिस मीडियम इज mu2। और फिर बोलता है कि mu2 इज ग्रेटर देन mu1 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एज शोन इन द फिगर। ऐसे एक रे इंसिडेंट कराता है इस इंटरफेस पर ये, एंड दिस एंगल इज थीटा। एक बात समझ में आ रही कि रेज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर, और जैसे हमें ये पता चलता है कि रेज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर मे बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आगे बोलते हैं the angle theta is infinitesimally greater than the critical angle for the two media so that total internal reflection takes place। कहता है ये जो एंगल थीटा है this theta is infinitesimally greater than critical angle। तो मैं ऐसे लिख दूं, चलेगा, theta c plus h where limit of s tending towards 0। h एक बहुत छोटा सा नंबर है एंड दैट इज अप्रोचिंग 0, बट स्टिल वी कैन से दैट थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन थीटा सी। ओके, तो एक बात फिलहाल और भी समझ लेते कि यहां पर थीटा सी होगा कितना। तो क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट से थीटा सी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ mu1 डिवाइडेड बाई mu2। हमें थीटा सी की वैल्यू पता चल गई। ओके, अगर हमें दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और mu2 डेंसर है, mu1 रेयरर है, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, साइन इनवर्स mu1 डिवाइडेड बाई mu2। ओके, आगे देखते हैं क्या बोलता है। नाउ इफ अ ट्रांसपेरेंट मीट स्लैब DEFG, ये गिवन है, DEFG is introduced of uniform thickness and refractive index mu3 is introduced on the interface as shown in the figure। एक्चुअली mu1 mu2 था और उसने क्या किया, ये वाला स्लैब इंट्रोड्यूस करा दिया। राइट, आगे बोलता है इंट्रोड्यूस सो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ mu3 ऑल द लाइट विल अल्टीमेटली बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम 2। और मीडियम 2 उसे दे रहे, ऊपर वाले मीडियम को 1 दे रहे और जो नया मीडियम इंट्रोड्यूस कराया है दैट इज थर्ड मीडियम। उसने क्या बोला, यहां पर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और क्यों होगा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है।
इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इसके μ1 और μ2 इसके बीच में एक मीडियम और भर दो और ये प्रूव करो कि कुछ भी हो रे को फाइनली इसी मीडियम में वापस आना है, रिफ्लेक्टेड बैक टू द मीडियम 2, μ3 की कोई भी वैल्यू हो। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्या क्वेश्चन था और इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ये एक इंटरफेस था। ओके, इस साइड का मीडियम कुछ उसने शायद दिया था μ2, दिस इज μ2 और ये वाला मीडियम μ1। और कौन सा मीडियम डेंसर है? μ2। उसने बोला है μ2 इज ग्रेटर देन μ1 और जो μ1 मीडियम था दैट वाज अ रेयर मीडियम। उसने बोला कि यहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, एक लाइट रे बना लेते हैं। ये लाइट रे इंसिडेंट होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा और थीटा की वैल्यू थीटा सी प्लस एच वेयर लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। हमें एक बात पता है, क्या पता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो उस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब वो रे उसी मीडियम में वापस आएगी। तो इस वाली रे को ऐसे मूव करना है एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी थीटा और इसी फेनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। एंड नाउ ही इज सेइंग दैट इंट्रोड्यूस अनदर मीडियम बिटवीन द टू। अब वो क्या करता है कि बीच में एक और मीडियम रख देता है, यहां पर इधर ऐसे। नीचे का मीडियम कौन सा था? μ2 बना लेते, दिस मीडियम इज μ2। ऊपर का मीडियम कौन सा था? μ1, इसको ही बना लेते। और जो मीडियम उसने इंट्रोड्यूस किया है दैट इज सपोज μ3। ओके, कहता है प्रूव करो कि रे को इसी मीडियम में वापस आना है। तो जो रे इंसिडेंट हो रही थी वो रे ऐसे इंसिडेंट हो रही थी इस तरीके से और एंगल कितना था? थीटा और थीटा की वैल्यू थीटा सी से स्लाइटली बड़ी थी। तो मैं एक बात तो बोल सकता हूं, इफ μ3 इज लेस देन μ1, अगर μ3 की वैल्यू μ1 से छोटी है, ये वाला μ1 से कंपेयर कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, पहले क्रिटिकल एंगल कितना था? साइन इनवर्स ऑफ रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। और अब इस इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी? साइन इनवर्स कितना? μ1 की जगह आ गया μ3, तो μ3 डिवाइडेड बाय μ2। और हमें उसमें हमने ये मान लिया है कि μ3 μ1 से छोटा है। तो अगर μ3 की वैल्यू μ1 से छोटी है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो तो इससे छोटी आएगी, ऐसे। एंड दिस इज योर न्यू क्रिटिकल एंगल एट दिस फेस। तो दिस इज सपोज थीटा सी डैश और ये वाला ओरिजिनल क्रिटिकल एंगल था थीटा सी। इसका मतलब थीटा सी डैश इज लेस देन थीटा सी। क्या क्रिटिकल एंगल घट चुका है? यस। हमारा जो पहले एंगल था दैट वाज स्लाइटली ग्रेटर देन थीटा सी, तो वो वाला एंगल तो चेंज नहीं हुआ है, थीटा। तो अगर थीटा सी से थीटा की वैल्यू बड़ी थी तो थीटा वाज ग्रेटर देन थीटा सी और थीटा सी डैश से बड़ा है। इसका मतलब थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी डैश। बोलो समझ में आया कि नहीं है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के क्रिटिकल एंगल से बड़ा है और अगर बड़ा है तो इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहीं पर हो जाएगा। ओके, लेकिन अभी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुई है।
क्यों नहीं हुई है? अभी सिर्फ मैंने वो केस सॉल्व किया है जिस केस में जो नया मीडियम इंट्रोड्यूस हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुराने मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा है। अभी हमें तो पूरा प्रूफ करना है ना, तो वो चीज भी प्रूफ करनी पड़ेगी कि अगर न्यू मीडियम μ3 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से बड़ा होता तो क्या होता? ओके, आगे चलते हैं। अगर μ1 से बड़ा होता तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? एक चीज तो हम लोगों ने प्रूफ कर ली ना कि न्यू मीडियम μ3 अगर पहले वाले मीडियम μ1 से रेयरर है, इसका मतलब इसी सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब दूसरी बात प्रूफ करते हैं। हम लोगों ने जो नया मीडियम इंट्रोड्यूस किया μ3, और यहां पर कौन सा था? μ1, इधर कौन सा था? μ2, और एक चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, दैट वाज μ3 इज लेस देन μ1। तो अब बचा क्या? इक्वलिटी का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर हमने μ3 को μ1 के इक्वल कर दिया तो कोई चेंजेस नहीं आए, जैसा पहले था वैसे ही बाद में। तो एक सिचुएशन और बच जाती, और कौन सी सिचुएशन बच जाती है? वो सिचुएशन बचती है कि अगर μ3 μ1 से बड़ा होता तो क्या रे उसी मीडियम में वापस आती? ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बोल रहे हैं ना कि हर हाल में उससे वापस आना। ओके, ध्यान से सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। और अगर इसके लिए भी वापस आती है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया क्या कि μ3 कुछ भी हो उस रे को वापस इसी μ2 मीडियम में आना है। ओके फाइन, ठीक। हम लोगों ने इस सरफेस का पहले वाला क्रिटिकल एंगल लिखा था, कब वाला? जब ये μ2 था और ये μ1 था, और इस समय क्रिटिकल एंगल की वैल्यू थी θc इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ μ1 डिवाइडेड बाई μ2, और एंगल थीटा रे ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, एंड दिस एंगल वाज थीटा। और थीटा के बारे में भी पता था कि थीटा इज इक्वल टू θc प्लस h एंड लिमिट ऑफ h इज टेंडिंग टुवर्ड 0। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात को ध्यान से सुनना। अब इस सरफेस का नया क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, एंड दैट इज θc डैश। ओके, θc डैश की वैल्यू निकालते हैं, न्यू क्रिटिकल एंगल θc डैश, and θc dash will be equal to sin inverse of कितना? μ3 divided by μ2, μ3 डिवाइडेड बाई μ2। ये तो नया क्रिटिकल एंगल हो गया, और पहले वाला क्रिटिकल एंगल कौन सा था? साइन इनवर्स ऑफ μ1 डिवाइडेड बाई μ2। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये वाला क्रिटिकल एंगल अभी वाला है, और ये वाला क्रिटिकल एंगल पहले वाला था बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्लैब μ2 और μ1 के बीच में। अब μ3 तो μ1 से बड़ा है ना, और μ3 अगर μ1 से बड़ा है तो ये साइन इनवर्स μ3 बाई μ2 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स μ1 बाई μ2। इसका मतलब पुराना वाला क्रिटिकल एंगल नए वाले क्रिटिकल एंगल से बड़ा था। ओके, तो मैं एक बात बोल सकता हूं, ये कौन सा था? नया वाला, सॉरी, नया वाला क्रिटिकल एंगल पुराने वाले क्रिटिकल एंगल से बड़ा था, और पुराना था θc। इसका मतलब θc डैश इज ग्रेटर देन θc। इज इट ओके? ओके फाइन। और अगर ऐसा है, और ये लगभग किसके इक्वल था? θc के इक्वल था, राइट? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बदला नहीं, लेकिन क्रिटिकल एंगल बढ़ चुका है, और अगर क्रिटिकल एंगल बढ़ चुका है तो ये इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली रे अगले मीडियम में एंटर करेगी, और मान लेता हूं कि वो रे ऐसे एंटर करती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाउ थीटा इज इक्वल टू θc एंड θc इज लेस देन θc डैश, एंड θc डैश इज द न्यू क्रिटिकल एंगल। ओके, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला थीटा इज लेस देन θc डैश। इट मींस नया वाला क्रिटिकल एंगल पुराने वाले क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी
क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो इस रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, बल्कि ये रे रिफ्रैक्ट होगी। अब जब रे रिफ्रैक्ट होगी, और उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है इसी मीडियम में वापस आना है, तो यार यहां सीधे चली, और अगर ये इसको भी क्रॉस कर गई तो वापस आने के सारे चांसेस खत्म हो गए। इसका मतलब निकलता है कि इस रे को फिर यहीं से वापस आना होगा। इट मींस, अब क्वेश्चन को प्लॉट कैसे करते ये समझना। अगर इस रे को यहीं से वापस आना है तो हमें यह प्रूव करना होगा कि ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस सरफेस के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, और इस सरफेस का क्रिटिकल एंगल लिख लेते हैं कितना। अगर यहां का क्रिटिकल एंगल लिखना चाहेंगे तो थीटा सी डबल डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कितना, इधर का μ3 था और इधर का μ1 था, तो दिस इज μ1 डिवाइडेड बाई μ3। आई क्लियर हो गया होगा। तो हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि इस जगह पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इससे बड़ा हो जाए, और अगर बड़ा हो गया तो फिर यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक बात और नोटिस करना, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, और इस एंगल को अगर मैं r बोल दूं तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये वाला r है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल भी कितना हो गया, वो भी r के इक्वल हो गया। इस पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ तो लिख सकते हैं ना। ओके, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लिख देते हैं। कैसे? μ2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू μ3 साइन ऑफ r, और हमें यही तो प्रूफ करना है ना कि r की वैल्यू थीटा सी डबल डैश से बड़ी है। तो अगर ये प्रूफ कर ले गया कि r की वैल्यू थीटा सी डबल डैश से बड़ी है, इसका मतलब यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब आगे की मैथमेटिक्स को समझना। ओके फाइन, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे की मैथमेटिक्स क्या है, इसको ध्यान से सुनना। इसको एक्चुअली थीटा सी नहीं लिखना चाहिए, एंड दिस वाज थीटा नहीं, दिस थीटा था, इसको थीटा ही, थीटा गिवन था। ओके फाइन, यहां पर कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। μ2 साइन ऑफ थीटा, एंड व्हाट इज थीटा? थीटा वाज द ओरिजिनल क्रिटिकल एंगल, and that was theta c plus h where limit of s tending towards 0। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, इस जगह पर लिख देता हूं थीटा c, थीटा की वैल्यू थीटा c plus h where limit of s tending towards 0 and this is equal to μ3 sin of r। बोलो क्लियर हुआ ना? एक एक बात को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, आराम से सुनना, आराम से समझना। ओके, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। ओके, h की लिमिट कितने को जा रही? 0 को। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता और ऐसे लिखता μ3 साइन ऑफ थीटा c और प्लस सम k इज इक्वल टू μ3 साइन ऑफ r, चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एकदम क्लियरली क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना? कोई ब्लफ में नहीं, समझ के। बहुत से लोगों का पर्पस क्या होता है, पढ़ने का, पढ़ाने का, आंसर निकाल दो बस, समझ में आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरा मोटिव होता है कि क्वेश्चन के थ्रू हमको सीखना भी है और हमारे स्टेप्स में भरपूर क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लियरिटी होती है तो क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और जब बहुत काम ब्लफ में करते हैं, धोखे में करते हैं, हम चीजों को समझते नहीं है, फिर प्रोसीड करते हैं, प्रॉब्लम सारी वहां पे आती है। ओके, अब अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बता देता हूं। साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब थीटा सी प्लस एच पर जो साइन की वैल्यू होगी वो थीटा सी पर साइन की वैल्यू से बड़ी होगी, इसलिए मैंने प्लस के लिख दिया। और एक और बात, थीटा में थोड़ा सा चेंज था ना, इसका मतलब दिस लिमिट इज ऑल्सो टेंडिंग टूवर्ड्स 0, कि भी बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, कि थोड़ा सा होगा, एंड दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब इस μ2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो μ2 साइन ऑफ थीटा सी और प्लस μ2 इंटू के,
तो k बहुत छोटा है तो एक नया कांस्टेंट मान लेते एंड दैट कांस्टेंट इज c एंड लिमिट ऑफ c इज आल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू μ3 साइन ऑफ r। क्लियर हुआ ना? एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चलते। एक काम और करते, इस μ3 से डिवाइड कर देते, तो μ2 डिवाइडेड बाई μ3 साइन ऑफ थीटा c और प्लस इसको डिवाइड करोगे तो पहले से बहुत छोटा था तो इसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं l। इज इट ओके? तो अगर c बहुत छोटा था दैट वाज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो l भी बहुत छोटा होगा दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ r। इज इट ओके और नॉट? अब एक काम करते हैं, साइन थीटा सी की वैल्यू पुट कर देते हैं और साइन थीटा सी कितना था? सबसे पहला वाला, तो साइन थीटा सी की वैल्यू थी साइन μ1 डिवाइडेड बाई μ2। ओके, तो साइन थीटा इज μ1 डिवाइडेड बाई μ2, तो μ2 डिवाइडेड बाई μ3 इंटू μ1 डिवाइडेड बाई μ2 और प्लस l इज इक्वल टू साइन ऑफ r। और ये μ2 और μ2 कैंसिल हो गया तो यहां से साइन r की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखना, साइन ऑफ r इज इक्वल टू कितना? μ1 डिवाइडेड बाई μ3 प्लस l, वेयर l इज सम वेरी स्मॉल नंबर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड व्हाट वाज μ1 डिवाइडेड बाई μ3? चेक करते हैं, μ1 डिवाइडेड बाई μ3, तो μ1 डिवाइडेड बाई μ3 नया वाला क्रिटिकल एंगल था। ओके, μ1 डिवाइडेड बाई μ3 इज साइन थीटा c डबल डैश। इसको भी लिख देते हैं, साइन r इज इक्वल टू साइन थीटा c डबल डैश और प्लस l। बोलो क्लियर हुआ ना? ओके ओके, ऐसे लिख दे, साइन ऑफ r इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा c डबल डैश और प्लस सम कांस्टेंट m। तुम सोच रहे हो सब क्यों l m c क्यों ले रहे हो? एक्चुअली इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर्ली चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये ग्रेजिंग इंसिडेंस से थोड़ा सा बड़ा एंगल है और वैल्यू इतनी छोटी है कि हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते और इसको ले भी नहीं सकते, और इसलिए बहुत केयरफुली इस प्रॉब्लम में प्रोसीड करना होगा। बात समझ गए होगे ऐसा मैंने क्यों लिखा? राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज स्लाइटली ग्रेटर देन साइन थीटा सी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है एंड वेयर लिमिट ऑफ m टेंडिंग टुवर्ड्स 0। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ओके ओके, इसका मतलब r की वैल्यू थीटा c डबल डैश से बड़ी है। अरे यार ये वाला टर्म इसके बराबर है और ये थीटा c डबल डैश प्लस m है, तो r वैसे क्या लिखना चाहिए? r इज इक्वल टू थीटा c डबल डैश प्लस m। इसका मतलब r की वैल्यू थीटा c डबल डैश से बड़ी है। एंड व्हाट वाज r? r वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द नेक्स्ट सरफेस एंड थीटा c डबल डैश वाज द क्रिटिकल एंगल एट दैट सरफेस। और अगर अब वापस आते हैं, अब इस फिगर पर वापस आते तो हमने यहां पर क्या प्रूफ कर लिया? हमने यहां पर प्रूफ कर लिया कि दिस r इज ग्रेटर देन थीटा c डबल डैश, और अगर ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल इस सरफेस के क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसका मतलब इस सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना होगा। ओके, अभी भी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं है, अभी यहां चेक करना होगा। अगर ये रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये भी r था और ये भी कितना होगा? r। और अगर r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था और इस मीडियम में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन चुका है, तो पक्का ये वाली रे उसी एंगल से रिफ्रैक्ट होगी जिस एंगल से यहां पर इंसिडेंट हुई थी। एंड द फाइनली दिस रे कम्स बैक टू द सेम मीडियम। ओके, उसने हमसे यही तो बोला था ना, प्रूव करो कि हर हाल में इस स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो, उस रे को वापस उसी मीडियम में आना है। बोलो प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, कितना ब्यूटीफुली लिमिट्स का यूज किया गया यहां पर। और अगर हम लिमिट का यूज नहीं करते, इसका मतलब उस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और बहुत क्लियरली आंसर नहीं कर पाएंगे।
एकदम मैथमेटिकली प्रूव किया है एंड आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, जेईई एडवांस, जेईई मेन और इवन नीट, इफ यू वांट टू स्कोर बिग तो फॉर्मूलों पे रिलाई नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, क्लैरिटी पे ध्यान देना है, फंडामेंटल पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर रटोगे तो पेपर जब हो जाएगा तब पछताओगे और तब तक टाइम वापस नहीं आएगा और तुम्हारा साल और तुम्हारा करियर लेके चला जाएगा। समझदार लोग वही होते हैं जो सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं। ठीक, कब क्या करना है उन्हें पता होता है, वो टाइम को ऐसे ही नहीं छोड़ देते। टाइम एक घोड़ा है और उसको अगर आगे से पकड़ोगे ना तो पकड़ में आएगा, पीछे से पकड़ोगे ना कभी नहीं पकड़ पाओगे। ठीक, आई होप ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। तो मैं ऐसे ही प्रॉब्लम ले लेके आता रहूंगा फॉर द सेक ऑफ योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और एक रास्ता भी दिखाऊंगा कि चीजों को कैसे पढ़ना है। पर्पस हमेशा बिल्कुल बदल दो। अगर सेलेक्ट होना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो बिल्कुल एक तरीका बदल दो कि एनी हाउ बस आंसर निकला है। नो, आंसर निकले ना निकले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो बात जो मैं बोल रहा हूं वो सही है और वो क्लियरली हमें समझ में आ रही है। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और फिर आंसर निकाल भी ले रहे हैं तो ऐसे आंसर का कोई मीनिंग नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये सोचो कि क्या मैं उस क्वेश्चन से अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को मजबूत कर रहा हूं। अगर कर रहे हो देन इट इज फाइन एंड दैट विल हेल्प यू डूइंग अदर क्वेश्चंस ऑन योर ओन। इससे फायदा तुम्हारा क्या होगा कि तुमसे क्वेश्चन खुद निकलने लगेंगे, और जब क्वेश्चन तुमसे खुद छूटने लगेंगे, खुद निकलने लगेंगे, खुद सॉल्व होने लगेंगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा मतलब तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। बहुत से लोगों का क्या होता है कि मन नहीं लगता, जबरदस्ती बैठे, रीजन क्योंकि उनसे खुद से कुछ नहीं निकलता, वो समेट के रखते हैं, ये भूल गया, वो भूल गया, ये याद करता हूँ, वो भूल जाता हूँ। ठीक है ना, और ये किस लिए होता है? क्योंकि हम समझते नहीं है, हम याद करते हैं। ओके, फिलहाल मेरी फिजिक्स में पढ़ाते पढ़ाते बहुत साल हो गए, बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए, टॉप रैंक सेलेक्ट हुए, कभी भी मैंने फॉर्मूलों से फिजिक्स को सॉल्व नहीं किया। ओके, मिलते अगले लेक्चर में अच्छी सी कोई प्रॉब्लम लेकर के।